नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लुसेंट जीके का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का वीडियो है। दोस्तों, यह बुक जो है वो 2023 का न्यू एडिशन बुक है दोस्तों, और ये बुक की पूरी सीरीज इस चैनल पे बिल्कुल शुरू से स्टार्ट की जा रही है। दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक को यदि आप पूरा करते हैं तो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में ये बहुत उपयोगी साबित होती है। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ इस बुक को कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों, हमारा भारतीय इतिहास अभी चल रहा है। इसमें सामान्य परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति, ये सभी हम करवा चुके हैं। और आज का जो वीडियो है वो है महाजनपद काल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6, महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच। आज ये प्रश्नावली हम पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी। तो दोस्तों, गंधार जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन है ए में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों, उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, कालाशोक वह शिशुनाग वंश का शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्न झेलम के नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो दोस्तों, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन जो मृदभांड था वह भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्यनंद। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेनरमीज कहा गया? तो दोस्तों, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को अग्रमीज या जेनरमीज कहा गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी छत्रपति बनाया? तो दोस्तों, ईरान के हकमनी वंश के डेरियस या दरायबाहु प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, हाइडेस्पस या वितस्ता, वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। तो हाइडेस्पस या झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध जो है 326 बीसी में सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासकों के नाम दिए हैं और सूची 2 में वह किस वंश से संबंधित थे यह दिया गया है। तो दोस्तों, जो बिंबिसार है, बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश से संबंधित था, हर्यक वंश का राजा था। और कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का शासक था और महापद्यनंद जो है वो नंद वंश का शासक था और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, सी का माफ कीजिएगा सी का 4
और डी का 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 में महाजनपद दिया है और सूची 2 में उनके आधुनिक क्षेत्र। तो पहला है मगध। मगध का आधुनिक क्षेत्र था पटना व गया के जिले। वत्स का आधुनिक क्षेत्र है इलाहाबाद। कौशल का आधुनिक क्षेत्र है अवध और अवंती का आधुनिक क्षेत्र है मालवा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो दोस्तों उदयन शासक था जिसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची किस निकाय में उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है वह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो दोस्तों घननंद जो था वह मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के कौन से कारण थे। तो दोस्तों सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था और वह एक अच्छा प्रशासक था। ये सभी कारण थे। तो सिकंदर की भारत में सफलता के ये सभी कारण सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची 1 में राजाओं के नाम दिए हैं और वह कौन से राज्य में राज करते थे। सूची 2 में उनके नाम दिए। तो दोस्तों प्रद्योत राजा जो था वह अवंती में राज करता था। उदयन वत्स में राज करता था। प्रसेनजित जो था वह कौशल राज्य का राजा था और जो अजातशत्रु था वह मगध राज्य का राजा था। तो दोस्तों इसमें 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये बताना है हमको कि वह नहर कहाँ खोदी गई थी। तो अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था। डेरियस वह पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो दोस्तों मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ या वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों हमें बताना है कि मगध राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जिसने वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध लड़ा और उसमें पहली बार रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो दोस्तों वह शासक था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो दोस्तों इन तीनों में से बुद्ध के समकालीन कौन थे ये बताना है हमें। तो दोस्तों बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजित। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण यह था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो दोस्तों मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो दोस्तों शिशुनाग शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो दोस्तों बिंबिसार मगध सम्राट था जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। अगला प्रश्न है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो दोस्तों शिशुनाग ने काशी
मगध साम्राज्य का विलय अपने राज्य में नहीं किया, जबकि अवंती और वत्स का किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों पहला कथन है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। ये बिल्कुल सही है। अगला है, महापद्यनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। यह भी सही है। और गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं हो, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंशों में से नंद राजवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि 6वीं सदी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? तो दोस्तों वह राज्य था मगध। मगध राज्य जो था वह 6वीं सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि भारत पर जब ईरानियों ने आक्रमण किया था तो उसके बाद ईरानियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो पहला है खरोष्टी लिपि का प्रचार, सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार भी हुआ। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार भी हुआ और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार भी ईरानियों ने करा और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति भी की। तो दोस्तों इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो दोस्तों इसमें बताना है कि सिकंदर ने आक्रमण किया था, उसके बाद उसने भारत पर क्या प्रभाव छोड़ा? तो पहला है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी सही है। उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। ये गलत है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो डी वाला सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, जबकि कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सैनिया, यानी सैनिया का मतलब होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता था? तो दोस्तों बिंबिसार को सैनिया कहा जाता था, जो कि नियमित और स्थायी सेना रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो दोस्तों महापद्यनंद को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेरियस या उसका अन्य नाम है दरायबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो दोस्तों डेरियस या दरायबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। उससे उसे 360 टैलेंट का राजस्व प्राप्त होता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार जो नहीं था वो था हेरोडोटस। बाकी नेराकस, एस्टिबुलस और एनासिक्रेटस सिकंदर के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ क्या है? दोस्तों गृहपति का अर्थ था धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा के दरबार में जो मंत्री थे उनके नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके पद क्या थे उनके नाम दिए। तो दोस्तों जो परामर्शदायी संस्था होती थी उन्हें अष्टकुलक कहते थे और महामात्र जो था वह उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक जो थे वह किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे और शौल्किक या शुल्काध्यक्ष जो था वह शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या
चुंगी वसूलने वाले अधिकारी हुआ करते थे। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों हमें बताना है कि मगध का ऐसा कौन सा शासक था जिसने राज्य पर राज करने के लिए अपने पिता की हत्या की और जब वह राजा बना उसके बाद उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु शासक ने अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु के बेटे ने अपने पिता की। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए और सूची 2 में उनकी राजधानी। तो दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल महाजनपद की राजधानी थी साकेत और वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय है जो ऐसा बौद्ध ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों झेलम नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 6ठी थी, महाजनपद काल। इसमें कुल 57 प्रश्न थे जो कि पूर्ण हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों जो आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद हमारे YouTube पे जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी PDF आप इसमें डाउनलोड कर सकेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आपको संपर्क करना होगा जिससे आप लाइफ टाइम सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।